नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 यानी कि क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो प्रश्नावली 6.2 है उसके लिए जो कुछ आवश्यक प्रमेय, जो कुछ आवश्यक फार्मूला, सूत्र आदि आप जो कहना चाहे कह लीजिए, उन पे चर्चा हो चुकी थी, यानी कि उनको बताया जा चुका था। प्रमेय कुछ थी, 3 या 4 प्रमेय थी, उनका अपोजिट था, उन सभी को भी सिद्ध करके दिखाया गया। अपोजिटों को सिद्ध नहीं किया गया क्योंकि वो उसी प्रमेय के अपोजिट थे, तो हम लोग उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं अब तक की चर्चा का सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आज बारी थी प्रश्नावली 6.2 के सवालों को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करने ही वाले हैं इसको सॉल्व करना। तो अभी तक इसमें टोटल 6 सवाल हैं, तो हम लोग 3-3 सवालों का पेयर बनाकर इसका 2 वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अभी तक अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया है ये सेशन, कुछ दोस्त आपके बचे हुए हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वह भी यह वीडियो देख सकें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सवाल नंबर 1 के साथ आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। में जो सवाल नंबर 1 है इसमें कह रहा है कि आकृति 6.28, इसमें ये जो आकृति दिख रही है ये इस सवाल की आकृति है, में x और y के मान हमें ज्ञात करना है और ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB CD के पैरेलल है। तो हमें कुछ इस तरह से दर्शाना है। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं या नहीं हैं, तो हमें कुल मिला के ऐसा दर्शाना है कि ये जो x और y के मान हमें निकालने हैं और AB और CD दर्शाना है। तो इसके लिए बेसिकली हमें पहले क्या करना होगा कि जो AB और CD हैं इनको बराबर दिखा दें, x y का मान निकाल लें, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे x y का मान पहले निकाल लें, चाहे C और AB को पैरेलल पहले दिखा दें CD के। तो आइए इसको कॉपी पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इस चित्र को कॉपी पे बनाते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्नावली जो 6.2 है इसके प्रश्न नंबर 1 का चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था कि 2 रेखाएं ऐसी हैं, एक रेखा ये थी और एक रेखा यहीं पे नीचे और दी थी, एक रेखा नीचे यहीं पे और दी थी। तो ये थी 2 रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही थी, एक तिर्यक रेखा कट कर रही थी। अब ध्यान दीजिए, अभी तक इसमें कहीं भी ये शब्द नहीं यूज हुआ कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं दिखाया गया है और हमें ये सिद्ध करना है, ना कि ये हमें दिया हुआ है। सवाल में ये जो एंगल है ये 50 डिग्री दे रहा है, ये एक तिर्यक रेखा है, ये यहाँ पे 50 डिग्री दे रहा है और उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो x डिग्री दे रहा है और यहाँ पे एक एंगल y डिग्री ये वाला दे रहा है, ये एंगल y डिग्री दे रहा है और ये एंगल दे रहा है 130 डिग्री। तो ये इतना दिया है। हमें देखिए इसमें ज्ञात क्या क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि याद रहे। ज्ञात करना है x की वैल्यू, x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, जो यहाँ पे डिग्री में है x और y, और उसके बाद हमें सिद्ध करना है एक चीज, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि AB जो है जो अपनी ये रेखा पहली है तो इसका नाम क्या था, AB था। तो यहाँ पे A और B, ये एक रेखा पहली थी और दूसरी रेखा का नाम था अपना C और D, तो ये CD। तो हमें ये भी सिद्ध करना है कि AB जो है वो पैरेलल है, यानी कि समांतर है CD के। तो ये चीज़ सिद्ध, ये दोनों ज्ञात करना है, ये चीज़ सिद्ध करनी है। आप ये कतई मत समझिएगा कि सवाल में दिया गया है कि AB पैरेलल CD है। तो यानी कि हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि जिससे हम कह सकें कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जो हमें AB और CD के पैरेलल होने पर लगाया जाता है। जैसे ये दोनों कोणों को हम बराबर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये दोनों कोण अंतः एकांतर कोण हैं, लेकिन जब ये समांतर होती तब। लेकिन अभी हम लोग इसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये समांतर है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी नहीं दिखा सकते हैं कि इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होगी। तो अब हम कौन कौन से ऐसे प्रमेय या अभिग्रहीते हैं जिनको यूज कर सकते हैं इस सवाल को बगैर ये जाने कि AB और CD पैरेलल हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस बात को तो हम लोग नहीं नकार सकते कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग M
और इस पॉइंट को नाम देते हैं N। इस पॉइंट को जहां पे ये मीट कर रही है इसको नाम देते हैं O, ये है पॉइंट O, और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग P। तो ये पॉइंट P है। तो अब देखिए एंगल लिखने में अच्छा रहेगा। तो देखिए एंगल जो है अपना ये वाला MOA या AOM, एंगल AOM ये बराबर होगा किस एंगल के बराबर? तो एंगल BOP कह लीजिए या N कह लीजिए, तो एंगल BOP के, तो ये वाले एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने के लिए रेखाओं का पैरेलल होना आवश्यक नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, तो बहुत सी किताबों में ये इसका सॉल्यूशन ऐसे दे दिए गए हैं कि इन दोनों को पैरेलल कहा गया है, कि ऐसा कहा गया है कि एक बुक में ही दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो जैसा कि बुक में लैंग्वेज ही कह रही है कि इसको हमें दिखाना है, तो इसको हम पैरेलल अभी नहीं मान सकते। तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हो गए, तो इसका मतलब ये कोण भी अब 50 डिग्री हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये 50 था। तो जो अपना कोण ये 50 था, तो हम लोग कोण BOP को भी 50 डिग्री कह सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे दर्शा दी गई। अब उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे, तो अगर ये 130 डिग्री है तो y के बराबर ही होगा, चूंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो एंगल यहाँ पे अपना है कौन सा? OPD यानी कि जो y डिग्री है, ये बराबर होगा एंगल CPN के। क्यों बराबर होगा? ये भी दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ऊपर वाली ही चीज कॉपी करनी है यहाँ पे। तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे OPD की वैल्यू कितनी है? तो O यहाँ पे कहाँ गया? OPD नहीं था, शायद ये था D, हाँ OPD ये सही था। y डिग्री ये था, तो ये y डिग्री था, और यहाँ पे CPN यानी कि CPN ये 130 डिग्री था। तो y की वैल्यू जो निकल कर आई वो भी अपनी 130 डिग्री ही निकल कर आई। तो एक चीज तो हमें ज्ञात हो गई। देखिए अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा रूल नहीं यूज किया है कि जो इन दोनों रेखाओं के समांतर होने पे लागू होता था। तो अभी हम लोग इस पे केवल शीर्षाभिमुख कोणों का ही अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक जब सीधी रेखा पे एक किरण खड़ी होती है तो रैखिक युग्म बनाती है। तो ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पे 180, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंगल AOP जो है, एंगल AOP में अगर हम लोग एंगल BOP जोड़ दें तो 180 डिग्री आना चाहिए। ऐसा क्यों आना चाहिए? क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, इस वजह से हम इन दोनों को 180 के बराबर दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें AOP की वैल्यू तो x डिग्री है और ये जो BOP है ये 50 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे आप लोग डिग्री लगाते जाइएगा हर एंगल में। तो अब उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो ये भी 130 डिग्री ही आएगी। तो बस अब चीजें तो सिद्ध ही हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग समीकरण 1 मान ले और इस चीज को समीकरण 2 मान ले, x और y की वैल्यू तो निकल चुकी है। अब हमें सिद्ध करना है कि AB और CD दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए x डिग्री बराबर है y डिग्री के, यानी कि इसको हम लोग मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जो कोण कौन सा है, तो x डिग्री AOP था, एंगल AOP जो है ये बराबर है एंगल किसके? तो एंगल DP और O के, तो या OPD कह लीजिए, OPD के, सॉरी यहाँ पे OPD के। तो ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों अगर गौर से देखिए आप लोग, तो ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं कि नहीं? ये दोनों अगर ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों अगर रेखाएं हैं, ये अंतः एकांतर कोण है, तो ये दोनों अगर कोण बराबर हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त कोण एकांतर अंतः कोण है, कोण है जो बराबर है, जो
बराबर हैं। यहाँ पे चूंकि का यूज कीजिएगा, चूंकि उपरोक्त कोण एकांतर कोण है जो बराबर है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AB है ये रेखा पैरेलल होगी किसके, CD के। अब जानते ही हैं आप लोग, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे और एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर हो जाए, तब जो यहाँ पे दोनों रेखाएं होती हैं ये पैरेलल हो जाती हैं। तो ये आप लोग जानते हैं, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न संख्या 1 में कोई समस्या नहीं रह गई होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो अब आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही होगी प्रश्न संख्या 2 इस प्रश्नावली 6.2 की। यहाँ पे प्रश्नावली 6.2 दिख भी रहा है। तो आकृति इसके साथ है 6.29। ये आकृति ऐसी दी जाती है कि ये चैप्टर का नाम होता है, ये इस चैप्टर में यूज होने वाली आकृति। तो ये इसमें 29वीं आकृति यूज हुई है, तो इसीलिए ऐसा लिखा रहता है कि आकृति 6.29 में यदि AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, यानी कि ये जो रेखा AB दिख रही है ये CD के समांतर है और ये CD इस EF के समांतर है, और जो एंगल Y और Z बन रहे हैं इनका अनुपात जो है वो 3:7 का है। तो X की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको घुमा सकता है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या किया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले इसका चित्र बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एक रेखा दी गई थी AB, उसी के पैरेलल एक रेखा और थी, ये थी CD, और इस CD के पैरेलल में एक रेखा थी ये। तो अब यहाँ से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो ये रेखा थी अपनी AB, ये रेखा थी C, और ये थी T, और यहाँ से ये थी E, और ये थी F। तो ये अपनी रेखाएं थी, और इसको एक तिर्यक रेखा जिसका नाम तो दिया नहीं, शायद दिया है, नहीं दिया है, तो एक रेखा कट कर रही थी। तो हम लोग सिद्ध करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग चाहे तो नाम लिख सकते हैं, चाहे तो ना भी लिखें। चलिए जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो दिया था वो X डिग्री दिया था, ये वाला जो एंगल दिया था ये क्या कह रहा है, Y डिग्री कह रहा है, और ये वाला एंगल Z डिग्री कह रहा है, ये वाला Z डिग्री। अब इसमें कुछ दिया था तो उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया है कि जो AB रेखा है, AB पैरेलल है CD के, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन जो अपनी ये CD रेखा है ये EF के पैरेलल है, तो ये पैरेलल है EF के, ये दूसरी इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पे कुछ एंगल का वो है, तो यहाँ पे Y और Z का जो अनुपात है ये दिया हुआ है 3:7 का। तो इतनी चीजें हमें दी गई हैं। तो अब इन्हीं को यूज करके हमें निकालना क्या है, X की वैल्यू निकालनी है। तो X बराबर क्या होगा यही हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इसमें ये जो एंगल Y है, एंगल Y जो है वो बराबर होगा किस एंगल के, तो आप लोग चाहें तो इस एंगल के भी बराबर होगा ही। और जब ये एंगल के बराबर Y होगा तो यहाँ से ये वाला एंगल देखिए, तो ये दोनों एकांतर अंतः कोण बनाएंगे, यानी कि ये Y तो ये भी Y, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, और ये Y तो ये भी Y हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं। तो अब इसी बात को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे नामकरण हम लोग कर ही देते हैं पहले। तो ये अपने पास MN एक रेखा है जो इसको कट कर रही है, और ये कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग O, ये हो जाता है पॉइंट P, और ये पॉइंट हो जाता है Q। तो ये 3 जगह पर कट कर रही है। तो इसको हम लोग अपने से किए हैं, तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि हम लोगों ने ये काम खुद से किया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो अपना एंगल कौन सा है, CPO, तो एंगल CPO ये बराबर होगा एंगल DPZ के, सॉरी DPQ के। तो एंगल DPQ के ये बराबर होगा DPQ एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा,
तो जाहिर सी बात है शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हो गए। तो ये जब CPO जो है ये y डिग्री है, सॉरी y डिग्री नहीं दिया है, y अकेले ही दिया है, तो आप लोग अगर डिग्री कहें तो उसको समझ लीजिएगा। तो ये इसकी वैल्यू y डिग्री आ गई, तो अब हम लोग इसी के हिसाब से इसको y कह सकते हैं। तो अब अपने पास जो एंगल DPQ था, DPQ इसके बराबर ये वाला एंगल होगा EZ या EQY, वो सॉरी y नहीं, EQP। तो एंगल या PQE कह लीजिए, PQE। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों होंगे? तो एकांतर अंतःकोण है और ये दोनों रेखाएं पैरेलल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे DPQ और ये एंगल जो था DPQ, ये वाला एंगल, और ये एंगल जो था PQE, दूसरा एंगल PQE, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं, एकांतर अंतःकोण है, अंतःकोण है। तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं इसलिए बराबर होंगे। तो अब ये जब y डिग्री था तो ये भी y डिग्री होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एंगल जो PQE होगा ये भी y डिग्री ही होगा। तो ये भी y ही होगा, डिग्री कहना उचित नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए जो एंगल y है और जो एंगल z है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 180 के बराबर आना चाहिए कि नहीं? तो क्यों आना चाहिए? क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, युग्म बनाते हैं, ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इसी वजह से ये देख लीजिए आप यहाँ पे रैखिक युग्म बना रहे हैं कि ये रेखा है, इस पे एक किरण खड़ी हुई है, तो रैखिक युग्म बन रहा है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो y और z की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। अब इसको कहा गया है कि y और जो z है वो 3:7 के अनुपात में विभाजित हैं। तो अब इनको हम लोग 3:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो जब y की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या बताया गया था कि 180 में हम लोग जो y का अनुपात उसमें शामिल है उससे गुणा करते हैं, और जो y और z का जो अनुपात है उसको जोड़कर भाग कर देते हैं। तो यहाँ y 7 था, प्लस 3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 से यहाँ पे कटेगा तो 18 गुणे 3 बचेगा, ये नीचे 10 आएगा और यहाँ से एक 0 कट जाएगा, तो 18 गुणे 3, तो 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54 डिग्री y की वैल्यू आई। इसी प्रकार से अब z की वैल्यू जब निकाला जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये 180 डिग्री, ये तो 7 था, उसके बाद यहाँ पे नीचे 10, तो ये हो गया 18 गुणे 7। तो जब इनका मल्टीप्लाई हुआ तो ये लगभग आया 126 डिग्री। यहाँ पे आप 7 8 56 और हासिल आया 5, 7 एकम 7 5 12, तो ये 126 डिग्री। तो अब इस चित्र में यहाँ पे हम लोग देखिए, ये तो y की वैल्यू जो है 54 डिग्री आ गई, y की वैल्यू 54 डिग्री आ गई, और z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो 126 डिग्री, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो जो ये y की वैल्यू है ये आ गई 54 डिग्री। तो अब देखिए ये एंगल जो है ये भी y के ही बराबर होगा। तो देखिए क्या है, तो ये जो एंगल बन रहा है AOP, नीचे यहाँ पे लिखते हैं एंगल AOP, एंगल AOP, ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल AOP, एंगल AOP, ये वाला एंगल, और ये बराबर होगा एंगल OPD के। तो ये बराबर होगा एंगल OPD के, OPD के, ये तो बराबर होगा ही। ऐसा क्यों होगा? तो दोनों एकांतर अंतःकोण है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण है। अब उसके बाद ये दोनों जब एकांतर अंतःकोण है तो देखिए ये दोनों भी 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको चाहे तो y जो एंगल दिख रहा है ये, और इसमें प्लस एंगल कर दिया जाए OPD को, एंगल OPD को, सॉरी यहाँ पे OPD, ये शायद आपको दिखा नहीं, तो
तो वाई एंगल को और एंगल ओपीडी को, यानी कि इस एंगल को, ये जो एंगल ये वाला बन रहा है, ये इस एंगल को और इस वाले एंगल को पूरे को जोड़ दिया जाए तो 180 होना चाहिए, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं तो ये होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू जो आती है अपनी कितनी आई थी, 54 डिग्री। तो y की वैल्यू 54 डिग्री थी, प्लस ये OPD एंगल ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद ये 180 डिग्री, ये 54 उधर जाके माइनस हुआ 54 डिग्री, तो ये एंगल OPD की जो वैल्यू आई ये 126 डिग्री ही आ गई। तो ये एंगल 126 डिग्री यहाँ से आ गया ऐसा। तो ये वाला एंगल 126 डिग्री आया। तो अब इसी के बराबर तो ये वाला एंगल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि एंगल OPD के बराबर ही एंगल AOP है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे हम लोग उठा के रख देते हैं। तो ये इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देते हैं। तो समीकरण 1 में एंगल OPD का मान रखने पर तो कितना आया, तो OPD की वैल्यू x है और यहाँ पे इसको x की वैल्यू कितनी आ रही है, 126 डिग्री आ रही है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो OPD की वैल्यू यहाँ पे ये दोनों बराबर ही थे। तो ये यहाँ पे OPD की वैल्यू जो है, एक मिनट, यहाँ पे OPD की वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो OPD जो एंगल AOP है ये एंगल OPD के बराबर ही है, तो यहाँ पे 126 डिग्री ये वाला आया और यही एंगल था x, तो ये भी 126 डिग्री आ गया, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाती है x की फाइनल वैल्यू। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो थोड़ा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं आप लोग। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि एक आकृति 6.30 है, जिसमें यदि AB पैरेलल है CD के और EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, यानी कि यहाँ पे समांतर है और ये लंबवत है, और ये जो एंगल GED बन रहा है ये 126 डिग्री का है, यानी कि 126 डिग्री का है। तो हमें ये तीनों एंगल ज्ञात करने हैं, AGE यानी कि AGE ये वाला एंगल और एंगल GEF यानी कि GEF ये बीच वाला एंगल, और एंगल FGE ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको कॉपी पे पहले चित्र को बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसी रेखा खींचा गया है जिसका नाम है AB, और इसके नीचे एक और रेखा है जिसका नाम है CD। तो ये दो रेखाएं हैं ऐसी। तो ये इसको भी थोड़ा इसी के बराबर में लाते हैं यहाँ से, ये तो ये A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि FE के नाम से या EF के नाम से है। तो EF है जो कि रेखा इस पे CD पे परपेंडिकुलर है। तो रेखा CD पे परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगी और इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगी। और यहाँ से एक रेखा और है EG नाम से कह सकते हैं आप लोग, EG आसान वाला EG नहीं, ये है। तो यहाँ से इस पॉइंट को नाम दिया गया है EG। तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम है इसका। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे दिया गया है कि जो AB है ये पैरेलल है किसके, CD के, और दिया गया है कि जो EF है ये परपेंडिकुलर है CD पे, तो ये CD पे परपेंडिकुलर है। तो इतनी चीज़ें दी गई हैं आप लोगों को। अब उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को ज्ञात करनी है। एक एंगल का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो एंगल जो है GED की वैल्यू 126 डिग्री दी गई है। तो GED यानी कि ये वाला पूरा एंगल, आप लोग ध्यान दें, तो ये पूरा एंगल इसकी वैल्यू दी गई है 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो अब देखिए इसमें पहले तो ऐसे वर्बली एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए ये 126 डिग्री है ये पूरा एंगल। तो अब इसमें से देखिए ये परपेंडिकुलर थी तो 90 इधर भी बनाती, 90 इधर भी बनाती।
तो ये एंगल तो हो जाता कुल मिलाकर अपना कितना, ये 90 डिग्री इधर से हट लिया। अब इस तरफ कितना बचा, तो ये 36 डिग्री बचा। अब ये टोटल पूरा होना चाहिए था कितना, तो टोटल पूरा होना चाहिए था हमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में 36 डिग्री तो यहाँ पे है, तो ये कितना बचा, तो ये बचा 54 डिग्री। यहाँ से ये 54 डिग्री बचा। अब उसके बाद तो देखिए हमें ज्ञात क्या क्या करने के लिए कह रहा था, तो ज्ञात हमें करने के लिए कह रहा था कि एंगल AGE ज्ञात करने के लिए कह रहा था, एंगल GEF ज्ञात करने के लिए कह रहा था, GEF ज्ञात करने के लिए कह रहा था, और एंगल FGE को ज्ञात करने के लिए कह रहा था, FGE को। तो देखिए कौन कौन सा ज्ञात हुआ। तो एक एंगल इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, AGE इसको ज्ञात करने को बोल रहा था ये। और उसके बाद फिर एक एंगल GEF, तो GEF ये वाला तो ज्ञात हो चुका 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री आ रहा है। और यहाँ से एंगल FG और E, यानी कि FG और E ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल अभी ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए ये टोटल 126 डिग्री था, तो इसी के क्योंकि अंतःकोण एकांतर अंतःकोण है, तो ये वाला कोण भी 126 डिग्री ही आ गया, 126 डिग्री आ गया। अब ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखिए एक रेखा पर एक किरण खड़ी हुई है, तो ये रैखिक युग्म बनाएंगे, तो यहाँ से 126 डिग्री है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू जो है वो 180 माइनस 126 यानी कि 44 डिग्री आ गई। जब ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारे वैल्यू निकल कर आ गए। AGE की वैल्यू आई 126 डिग्री और FGE की वैल्यू आई 44 डिग्री। लेकिन अब एग्जाम में अगर ये सवाल ऐसा आएगा तो ऐसा करने से तो हमें नंबर मिलेगा नहीं, इसको पूरा महाभारत इसकी लिखनी होगी। अगर ऑप्शन में आएगा तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई एंगल निकालने के लिए कहा जाए तब हमें ये पूरा सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा भी निकाल सकते हैं, इसीलिए इस सवाल को ऐसे बताया। अब आगे से सारे सवालों को एक बार पहले ऐसे ही बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जितनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे अभी वर्बली अप्लाई किया, मौखिक रूप से अप्लाई किया, उसी को हमें यहाँ पे लिखित रूप में लिख देना है। तो देखिए क्योंकि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 126 डिग्री बना रहा है, या ऐसा कुछ कहिए कि जो एंगल अपने पास है GEF, एंगल GEF, इसमें अगर हम लोग एंगल FED को जोड़ दें, एंगल FED को जोड़ दें, तो ये एंगल GED के बराबर हो जाएगा, GED के, यानी कि इस एंगल में इस एंगल को जोड़ दें तो ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब इसकी वैल्यू जो है 126 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल है ये वाला। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग और ऐड कर सकते हैं कि जो एंगल होगा ये FED ये 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो EF है ये परपेंडिकुलर है CD पे, इसी वजह से ये 90 डिग्री बनाएगी, और ये तो 126 डिग्री दिया ही हुआ है। तो यहाँ से GEF की जो वैल्यू आती है ये यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री हो गया और ये 126 डिग्री। तो अब इसको जब उधर भेजेंगे तो यहाँ से घटकर GEF की, यहाँ से सॉरी, एंगल GEF की जो वैल्यू निकल कर आई, ये कितनी निकल कर आ जाती है, यहाँ से जब घटेगा तो 36 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि ये एंगल 36 डिग्री निकल कर आया। अब उसके बाद देखिए एंगल जो अपने पास GED है, आप लोग चित्र में देखिए एंगल GED कहाँ पे है, तो एंगल GED ये पूरा एंगल है, और अगर हम लोग इसमें एक एंगल ऐड कर दें, कौन सा, GEC, तो इसमें एंगल GEC को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक, आगे आप लोग लिख लीजिएगा, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अब इसमें GED की जो वैल्यू है 126 डिग्री दी हुई है, तो ये 126 डिग्री हो गया, प्लस एंगल GED यहाँ पे GEC ऐसे ही रहा, ये 180 डिग्री ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे, तो जो एंगल GEC की वैल्यू निकल कर आती है वो इसको घटाएंगे तो 54 डिग्री।
तो वही ये लिखा हुआ है कि ये 54 डिग्री। अब उसके बाद देखिए ये एंगल जो था अपने पास GEC, एंगल GEC ये बराबर होगा किस एंगल के, तो एंगल FGE के, एंगल FGE के, FGE इस वाले एंगल के ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो उस वजह से ये 54 डिग्री तो ये भी 54 डिग्री। तो यहाँ से ये जो GEC था ये 44 डिग्री आया था, तो ये एंगल FGE भी 44 डिग्री हो गया। तो इसको भी हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो एक एंगल तो ये हो गया FGE और एक एंगल यहाँ से ये निकल कर आया था GEF। अब बच जाता है AGE। तो देखिए जो एंगल अगर हम लोग बात करें जो FGE है, FGE यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो एंगल FGE जो है ये वाला एंगल FGE में इसको अगर हम लोग जोड़ दें कौन सा AGE को, तो इसमें अगर हम लोग एंगल AGE को ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो FGE की वैल्यू है अभी अभी हम लोगों ने 44 डिग्री निकाली और ये एंगल AGE ऐसे ही रहा और इस तरफ 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनमें डिग्री लगाना भूल जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा। तो ये 44 उस तरफ जाएगा, तो जो एंगल AGE निकल कर आया ये कितना आ जाता है 126 डिग्री। तो ये हो जाता है अपना तीसरा एंगल। यही तीन चीज़ें इसमें निकालने के लिए कह रहा था, इन्हीं चीज़ों को इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखना पड़ा, बाकी अदरवाइज यहाँ पे समझाया ही गया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो को कृपया एक बार दोबारा देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रश्नावली का जो नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं उन पे जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।